आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे हिस्ट्री का पेपर, यानी जो आपके दूसरा सेकंड पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 2000 एडी, यानी प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास का पेपर है, वो हम देखेंगे। यह पेपर आपकी बहुत अधिक मदद करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस पेपर में हम इस प्रकार की बातें करेंगे कि इस पेपर को हल करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हल करने के लिए हमें कौन से प्रश्न तैयार करने चाहिए, कौन से प्रश्न हमें हल करने चाहिए, और इस प्रश्न को या इस पेपर को हल करने से हमें क्या मदद मिलेगी, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं ये बता दूं आपसे कि इस पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार जरूर करें। वैसे ये हल सहित है, पूरा सोल्व पेपर है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े क्वेश्चन जो है वो अपने स्तर पर भी आपको तैयार करने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यदि हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लाने हैं, यानी कंप्लीट पूरे 100% अंक लाने हैं या बहुत अधिक अंक प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम इस पेपर के जस्ट बाद में बात करेंगे। पेपर जो ही हो जाता है तो उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस पेपर में सबसे अधिक अंक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के पेपर की तरफ। वैसे आपके देखिए, अभी जो पेपर है ये 2022 है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आपको पेपर 1.5 घंटे में ही करना है। पेपर पूरा है लेकिन आपको 1.5 घंटे में करना है, तो इसका मतलब है कि प्रश्न है वो 50% ही करने हैं। अब 50% करने के लिए आपके इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, जिसमें आप जितना चाहे जैसा चाहे आप कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 50 अंकों के सवाल आपको करने हैं। अब सवाल करने हैं तो कौन से सवाल करने हैं, देखिए चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो पार्ट ए होता है वो 20 अंकों का होता है और इसमें 10 प्रश्न होते हैं, दो दो अंकों के प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस पार्ट में मेरे हिसाब से यदि आप जो वीडियोस देखेंगे तो उन वीडियोस में सारे ये प्रश्न मिल जाएंगे, यानी छोटे प्रश्न। पहला प्रश्न है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आपको नाम लिखने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य और महाकाव्य, ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के नाम से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है कि सोवा सभ्यता से क्या अभिप्राय है। आपके जो प्राक सोवा सभ्यता और सोवा सभ्यता, दो प्रकार के जो सभ्यताएं आई हुई है आपके पहले दूसरे पार्ट में ही, उसमें से आपको लिखना है उत्तर। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो पंजाब में सिंधु नदी की एक सहायक नदी सोहन की घाटी में प्राचीन पाषाण युग के महत्वपूर्ण अवशेष उपलब्ध हुए हैं। इन अवशेषों को सूचित करने वाली सभ्यता को सोवा सभ्यता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लगा लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बाद में हम बात करेंगे कि अगर हमें ज्यादा नंबर बनाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि मेगालिथ काल किसे कहा गया है। मेगालिथ काल किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा ताम्र कांस्य एवं लौह काल के बीच के अंतराल को मेगालिथ काल कहा जाता है। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, इनके बीच का जो अंतराल है उसे मेगालिथ काल कहा जाता है। यूनानी शब्द मेगा प्लस लिथोस के योग से मेगालिथ बना है, जिसका अर्थ होता है महापाषाण। लिथोस का अर्थ होता है पाषाण और मेगा का अर्थ होता है महा या बड़ा, तो इसका अर्थ हुआ कि महापाषाण। महापाषाण, मेगालिथ का अर्थ क्या हुआ, महापाषाण। और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिले मृतक स्मारकों को भी मेगालिथ कहा गया है। इस काल को मेगालिथ काल कहा जाता है। यानी जो प्रथम ईस्वी पूर्व में जो मृतक स्मारक मिले हैं उनको भी क्या कहा गया है, मेगालिथ ही कहा गया है। तो इस प्रकार आपको इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे चौथा प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया एवं क्यों किया। उत्तर आपको लिखना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया और यह सम्मेलन 9 महीने तक चला। तो क्यों किया था, यानी बौद्ध धर्म में जो मतभेद हो गए थे उन मतभेदों को दूर करने के लिए उसने किया था। तो इतना मतलब अच्छा आपको सटीक उत्तर लिखना है। पांचवा प्रश्न है गांधार कला के नमूने किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आपको उत्तर लिखना है कि गांधार कला के नमूने विभ्रन, लेशियन, हस्तिनगर, शाहजी की ढेरी और तक्षशिला इत्यादि से प्राप्त हुए हैं।
जैसे अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, फिर बड़े प्रश्न आएंगे। कालिदास द्वारा लिखित नाटकों के नाम बताइए। तो उनके मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक है वो कालिदास के ही लिखे हुए हैं। प्रश्न आ जाता है कि चार्वाक दर्शन से आपका क्या आशय है। तो आपको उत्तर देना है कि चार्वाक ऋषि द्वारा प्रतिपादित दर्शन जिसमें आत्मा परमात्मा के अस्तित्व से इनकार कर दिया गया है। चार्वाक कहते हैं कि ना तो कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य के लिए वही चिंतन प्रासंगिक है जो जीते जी काम आए, अर्थात हमारे जीते हुए कोई चीज काम आती है वो ही हमें समझना है। तो चार्वाक ऋषि ने कहा चाहे ऋण करो मगर घी पियो, यानी आपको खाओ पियो मौज उड़ाओ, इस दर्शन को या इस सिद्धांत को देने वाले थे चार्वाक ऋषि। अगला है कि वस्त्रोत्फेदन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। और लिपि की पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखना तथा दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखे जाने वाले लिखावट को वस्त्रोत्फेदन कहा जाता है। यानी पहली पंक्ति में तो दाएं से बाएं लिखना, दूसरी में बाएं से दाएं लिखना, ये जो लिखावट होती है उससे वस्त्रोत्फेदन लिखावट या वस्त्रोत्फेदन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर देखें। 9वां प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया। और वो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध लड़ा गया। दो युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। 1191 में तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और 1192 का युद्ध है वो पृथ्वीराज स्वयं हार गए थे। 10वां प्रश्न है कि नागभट्ट द्वितीय कौन था। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था जिसने 795 ईस्वी से लेकर के 833 ईस्वी तक शासन किया और अपने पराक्रम से गुर्जरों की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको उन्होंने प्राप्त किया। यानी इस प्रकार आपको छोटे प्रश्नों के उत्तर तो इस प्रकार लिखने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि ये पार्ट बी है, इसमें भी 20 अंकों के ही प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न आएंगे जिसमें 4-4 अंकों के प्रश्न, एक प्रश्न 4 अंकों का होगा। अब एक यहाँ बता दूं कि कई जो यूनिवर्सिटीज है उनमें 4x5 भी होता है, यानी 4 प्रश्न होते हैं, 5 अंकों के होते हैं। तो ऐसे इसमें कोई इश्यू नहीं है, 5 होंगे तो 5 हो जाएंगे, 4 होंगे तो 4 हो जाएंगे। तो पहला 11वां प्रश्न है कि कंदरा चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अपना जो है अपन ने 5 प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि भाई अगर मान लो एक प्रश्न ज्यादा कोई मोस्ट आपके क्लियर हो तो इसके लिए ये 4-4 अंकों के हिसाब से अपन ने पढ़ाए हैं। तो प्रश्न है कि कंदरा चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में इसके नमूने उपलब्ध हुए हैं। देखिए, मध्य भारत और उत्तर भारत की बहुत सी कंदराओं में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। इन कंदराओं में चित्रकला के 4 केंद्र उपलब्ध हुए हैं। महादेव की पहाड़ियों में होशंगाबाद और पंचमढ़ी, रायगढ़ में सिंगनपुर और कबरा पहाड़, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में सोन घाटी और उत्तर प्रदेश के बादा जिले में माणिकपुर का चित्र। यहाँ इन सभी में कंदरा जो चित्र है, कंदरा का मतलब आप जानते हैं गुफा, गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों से जो ये 4 प्रकार के या 4 स्थान प्राप्त हुए हैं जिनके नाम हमें लिखने हैं। देखिए, आपके लिए वैसे मैंने नंबर दिए हैं, लेकिन आपको ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, अपना ही एक वीडियो है, उस वीडियो में या इसी वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको अवश्य ही मिल जाएगा, चाहे आपको टेलीग्राम का मिलो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का मिलो। तो व्हाट्सएप आपको तभी करना है जब कोई आवश्यक काम हो या आवश्यक काम होता है और वास्तव में ही हमें कोई पूछने वाली बात होती तो ही हमें पूछना चाहिए। अनावश्यक कॉल आपको नहीं करना है, और अनावश्यक कॉल करने पर आपका कॉल अटेंड भी नहीं होगा। और जैसे मान लो आप लिखते हैं कि जैसे आपने लिख दिया मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, अब ना तो आपने सब्जेक्ट लिखा है, ना आपने अपना नाम लिखा है, ना आपने अपना पूरा परिचय दिया है और लिख दिया ग्रुप में ऐड कीजिए, तो इस प्रकार आप ग्रुप में ऐड नहीं किए जा सकेंगे। आपको अपना पूरा नाम पता देना होगा, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जैसे बॉयज ग्रुप है तो बॉयज ग्रुप में बॉयज ग्रुप ही ऐड होंगे, गर्ल्स है वो ऐड नहीं होगी। तो आगे देखिए, 12वां प्रश्न है कि हूण कौन थे, इनके आक्रमणों का मध्य भारत पर या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूण मध्य एशिया की एक खूंखार भ्रमणशील जाति थी जिसने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से आक्रमण किया, और हूणों के इस आक्रमण के दौरान स्कंदगुप्त ने भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त विजयी हुआ और गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। ये हूण थे, हूणों को हराने वाले
स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त का सामना हुआ था। 13वां प्रश्न आ जाता है कि वैदिक कालीन 5 महायज्ञों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 5 महायज्ञ बताने हैं। तो एक तो होता है ब्रह्म यज्ञ, जो प्राचीन ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव रखने के लिए यज्ञ किया जाता है। दूसरा होता है देव यज्ञ, जिसमें देवता जो है सूर्य, अग्नि, सोम, पृथ्वी इत्यादि को समर्पित जो यज्ञ होता है वो देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा होता है भूत यज्ञ, जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, कामदेव इन सभी को समर्पित जो यज्ञ होता है उस यज्ञ को भूत यज्ञ कहा जाता है। और चौथा जो यज्ञ होता है पितृ यज्ञ होता है, पितरों के लिए तर्पण अर्थात श्रद्धा भाव या पितरों के लिए जो यज्ञ करवाए जाते हैं वो पितृ यज्ञ कहलाते हैं। 5वां होता है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य मात्र के प्रति उत्तरदायित्व और सहायता हेतु किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं वो मनुष्य यज्ञ होते हैं। इस प्रकार के ये प्रश्न आपके आने हैं। 14वां प्रश्न है कि अशोक के धम्म का की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। वैसे आप अशोक वाला पाठ पढ़ेंगे उसमें मिल जाएंगे। और 15वां प्रश्न है कि नेडुजेलियन कौन था, उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण बताइए। तो ये भी प्रश्न है वो आपको मिल जाएगा। वैसे आपके लिए यानी जैसे क्वेश्चन बैंक जो है हिस्ट्री का, जिस प्रकार अपने पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक प्रथम जारी कर दिया है और हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है वो भी शीघ्र ही जारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारे पाठ है वो भी हमें पढ़ने होंगे। तो हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको लेनी चाहिए। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि आपको हिस्ट्री में ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। 16वां प्रश्न है कि सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको लिखना है प्रश्न। ये 60 अंकों का पार्ट होता है, इसमें से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। वैसे अब इसमें आपके लिए कोई बाउंडिंग नहीं है। वैसे जैसे मान लो इसमें 5 प्रश्न होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में केवल 3 प्रश्न भी होते हैं, 3 + 3 अथवा 6 हो जाते हैं। और जैसे ये 5 कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है 5 + 5 10 प्रश्न भी इसमें दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 प्रश्न करने होते हैं। लेकिन मैंने इसमें बड़े प्रश्न नहीं बनाए क्योंकि 1-2 प्रश्न है वो ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो 3 प्रश्न भी होते हैं। 3 का अर्थ है कि 3 और 3 6 प्रश्न, यानी ये 3 जैसे इस प्रकार के 16 17 18 हो गए तो उनके 2 अथवा वाले हो गए तो 6 हो गए। तो इस प्रकार भी दिए जाते हैं। इनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। लेकिन अब जैसे मान लो आपके इस बार आपको छूट दी गई है 1.5 घंटे में ही करना है, तो 1.5 घंटे में आपके लिए कोई भी पेपर है प्रश्न है वो आपको कहीं से भी कर सकते हैं। और इन जो प्रश्नों का अंक बार है वो 20 अंक है। कितना है 20 अंक वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सिंधु संस्कृति और वैदिक संस्कृति में अंतर बताना है। कंदरा कला से क्या अभिप्राय है, भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में इसके नमूने उपलब्ध हुए हैं। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि वर्ण और जाति के भेद स्पष्ट करते हुए जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 17वां प्रश्न का अथवा में है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाला जो पाठ है आपके। 18वां प्रश्न है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अशोक ने इस व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए थे उसके बारे में लिखने हैं। और 18वें प्रश्न का ये जो अथवा है उसमें संगम युग से क्या तात्पर्य है, संगम साहित्य में प्रतिबिंबित राजनीतिक स्थिति की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप जरूर देखें। 19वां प्रश्न है कि कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए अथवा मोहम्मद गौरी के भारत पर किए आक्रमणों का उल्लेख करते हुए परिणाम लिखिए। मोहम्मद गौरी ने, ये जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे सरल भी है। 20वां प्रश्न है जैसे हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था का उल्लेख करना है। भारतीय संस्कृति के विकास में आर्यों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये 20 प्रश्न ये प्रश्न थे। अब हम बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अधिक अंक प्राप्त करने हैं, जैसे ये मॉडल पेपर था, तो मॉडल पेपर का अर्थ होता है कि हमें पेपर को कैसे अटेंड करना है और पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो ये इसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख लेते हैं कि भाई इस प्रकार के प्रश्न आने तो इसमें हमें ऐसे करना है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो अंक आते हैं तो मैं बता दूं कि यदि मान लो आपको पढ़ना है तो इसके जो टेक्स्ट वीडियो है, यानी हिस्ट्री के जो टेक्स्ट वीडियो जारी किए गए, किताब पाठ के जो वीडियो जारी किए गए, वो वीडियोज यदि आप पढ़ेंगे तो उनसे बाहर एक भी नहीं होगा। आगे भी आपके लिए काम आएगा। हिस्ट्री आपकी ऑन टिप्स हो जाएगी। एक बात, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए तो आपको यही करना है। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरा इसका ऑप्शन है कि आपको किताब पढ़नी चाहिए। इसके द्वारा निर्धारित जो भी आपकी बुक आती है वो बुक आपको पढ़नी चाहिए। अन्यथा जैसे मान लो कोई भी 1 वीक सीरीज से यदि प्रश्न करेंगे तो 1 वीक सीरीज में क्या होगा, 1 वीक सीरीज में सिर्फ और सिर्फ
प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न का न तो कोई पृष्ठभूमि होती है, न उस पाठ से संबंधित कोई अन्य सूचना होती है, तो उसमें आप कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा यानी जैसे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, हो सकता है आपने 50% से अधिक अंक आपके आ गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस विषय का ज्ञान हो गया। उस विषय का ज्ञान तो यदि आप बुक पढ़ेंगे तो ही होगा। और हमारे जो टेक्स्ट वीडियोज है वो सारे अलग अलग जो लेखकों की जो बुक्स लिखी हुई है उन सभी बुक्स में से मिला करके और आपको बताने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसमें आपको 1.5 घंटे में पेपर को करना है, तो कहीं से भी आपको 50 अंकों के सवाल कर लीजिए। और 50 अंकों के सवाल करने से वो दुगुने आगे दुगुने अपने आप हो जाएंगे। जैसे 50 में से यदि आपके मान लो 30 नंबर आते हैं, तो 100 में से 60 नंबर आपके ऑटोमेटिक हो जाते हैं, स्वतः ही वहां पे हो जाते हैं। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि आपको 50 अंकों में से ही आपके नंबर इसमें दिए जाएंगे, लेकिन फिर अपने आप वो दुगुने कर ले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हिस्ट्री के जितने भी वीडियो है वो सारे आप देख डालिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई गई है। आपके लिए हिस्ट्री का पूरा नॉलेज भी दिया गया है, और यूं कह सकते हैं कि आपकी जो सफलता है उसको निखारने में वो वीडियो जरूर मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।